तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड के भूगोल में बहुत सारे टॉपिक बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। कुछ टॉपिक बचे हैं जिसमें ISFR रिपोर्ट 2023 वन रिपोर्ट जिसे आप कहते हैं उसका एक डाटा दिखाऊंगा। साथ ही साथ ये डाटा मैंने यहां लगा रखा है झारखंड के वन संसाधन एंड ISFR 2023। इसके अतिरिक्त आपको नदी के बारे में, आपको कुछ पर्वतों के बारे में, जंगल के बारे में बताएंगे, जलप्रपातों के बारे में बताएंगे। खान खनिज ऑलरेडी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो चलिए आपको सब कुछ दिखाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन सजा के रखे हुए हैं। MCQ फॉर्मेट में भी है और डिटेल उसका यानी विस्तार भी दिया हुआ है, तो वो भी आपको दिखाएंगे ताकि आप टॉपिक के बाद वो लास्ट में दिखाएंगे ताकि आप रिकॉल कर पाए उन चीजों को। सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे ये जो वन रिपोर्ट है ना वो दिखाते हैं, यानी झारखंड के जो वन वगैरह हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। यहां आपको ये PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेता हूं इसका और कलर ब्लू ले लेता हूं, थिकनेस, हाँ ठीक है, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा इसको कम करता हूं। ठीक है, ओके। देखिए सबसे पहले तो यहां पे आपको यहां पे झारखंड के वन संसाधन, झारखंड में जबरदस्त तरीके से पहले वन हुआ करते थे, वन प्रदेश भी कहा जाता था, वनांचल के नाम से प्रस्ताव भी गया था कि अलग कर दीजिए, बट इसे झारखंड के नाम से 15 नवंबर साल 2000 को 28वें राज्य के रूप में अलग किया गया। हम बिहार के दक्षिणी भूभाग के 46% भूभाग के साथ अलग हुए थे। इसका जो नाम देखिएगा आधिकारिक नाम वो होगा द लैंड ऑफ फॉरेस्ट, द लैंड ऑफ फॉरेस्ट, वनों की भूमि कहा जाता है, या यूं कह कि हमारा जो राज्य है वो है वन प्रदेश। क्या है? वन प्रदेश। हमारे राज्य का नाम क्या है? वन प्रदेश कह लीजिए झारखंड। 700 पहाड़ियों की भूमि। अब यहाँ पे आपके जंगल, चूंकि जंगल पढ़ना है, वन संसाधन है, जंगल वगैरह के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, लेकिन ये एकदम करेंट डाटा वाला भी बता दे रहा हूँ। तो जंगल में अगर देखा जाए तो एक तो पश्चिमी सिंहभूम चल जाइए, दूसरा लातेहार वाला देख लीजिए एरिया, ये बहुत जबरदस्त, चतरा वाला एरिया देखिए, तो ये बहुत जबरदस्त जंगलों के मामले में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। 700 पहाड़ियों की भूमि, 700 पहाड़ियों की भूमि सारंडा वन बोला जाता है, पश्चिमी सिंहभूम पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा साल का वन अगर कोई है तो वह है सारंडा। बेतला नेशनल पार्क की बात अगर ना करें तो ये मतलब अन्याय होगा। बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिले में, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य ये लातेहार में है। वहीं आप नेतरहाट देखिएगा तो लातेहार में, तो लातेहार में एकदम प्रकृति की गोद में एकदम बसा हुआ है, और नेचर हार्ट प्रकृति का दिल भी बोलते हैं। अब झारखंड में वन के प्रकार देखते हैं। एक तो मिलता है वन आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और दूसरा मिलता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब ये भाई दोनों क्या क्या चीजें हैं ये भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। कैसे भाग गया ये दिखाएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूं एक एक करके कि इसमें क्या होता है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय वन, शुष्क पर्णपाती वन की बात करें तो इन वनों का विस्तार झारखंड के 93% भूभाग पर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है कि झारखंड के अधिकांशतः भूभाग पर, या यूं पूछेगा कि झारखंड में कौन सा वन सर्वाधिक भूभाग पर विस्तृत है, तो आप कहिएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। देखिए इसको कैसे ट्रिक से याद कीजिएगा। आर्द्र मतलब होता है, जैसे आर्द्र मतलब गीला कह लीजिए, और शुष्क मतलब सूखा। तो झारखंड में ना सब लोग सूख गए हैं, नौकरी मिल नहीं रहा है तो लोग सूखे हुए हैं, तो इस टाइप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इन वनों का विस्तार झारखंड के 93% भूभाग पर है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो होती है यानी इन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से कम होती है। अब ये एरिया कौन कौन से हैं, तो गढ़वा पहले,
फिर उसके बगल में पलामू होगा, फिर चतरा होगा, कोडरमा होगा, गिरिडीह होगा। क्या लातेहार होगा? जी नहीं, लातेहार में ठीक ठाक वर्षा होती है। हजारीबाग, देवघर, राजमहल की पहाड़ी आदि। अब कहेंगे कि सर झारखंड में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला, सबसे ज्यादा होता है लेकिन ये सेंटीमीटर कह रहा है, ठीक है। चलिए, तो गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, राजमहल की पहाड़ी आदि। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इन वनों में कौन से वन मिलते हैं या कौन सा वन संपदा पाए जाते हैं, ऐसे पूछ देगा कैसे भी। साल जो कि हमारा राजकीय वृक्ष है, सेमल, शीशम, पलाश, खैर, महुआ इत्यादि वृक्ष यहां मिलते हैं। दूसरा जो है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र मतलब होता है थोड़ा भींगा हुआ, ऐसे समझिए। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इन वनों का विस्तार कहां है भाई? तो गुमला में है, रांची में है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, संथाल परगना के कुछ जिलों में। यहां जो औसत वार्षिक वर्षा होगी 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वो जो शुष्क वाला था वहां पे 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा, यहां पे आर्द्र वाले में ज्यादा होगा। जिला कौन सा है? गुमला, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, संथाल परगना। कैसे याद करिएगा? गुमला में गमला रख दिए तो बरसात में गमला रखते हैं पहले। रांची सबसे बहुत ही फेमस है पूरे झारखंड के 24 जिला में। रांची का मौसम एकदम जबरदस्त खुशमिजाज वाला मौसम रहता है ना। मानसून वहाँ एकदम खुशमिजाज तरीके से, कब आपको गर्मी मिलेगा कि एकदम ठंडा हो रहा है, तो वहाँ इसको बोलते हैं ना कि झारखंड का शिमला भी है। तो ये बहुत, फिर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में बहुत ज्यादा वन है, सारंडा वही है। तो संथाल परगना के कुछ जिले ऐसे याद करिएगा। झारखंड राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 140 सेंटीमीटर कह लीजिए या 1400 मिलीमीटर, ठीक है। अब इन वनों में यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में क्या मिलता है? तो साल, सेमल, शीशम, कर्मा, जामुन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है साल को। तो पूछेगा साल को क्या कहा जाता है? तो पर्णपाती वनों का राजा, माने कि वो किंग है। और वैसे भी किंग है भाई, झारखंड का राजकीय वृक्ष है। सरहुल में जबरदस्त तरीके से पूजा की जाती है साल की, है ना। तो ये सारे बात आप डाटा याद रख लीजिएगा। अब आते हैं वन रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं 2023 वाला वन रिपोर्ट 2023। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023, ISFR का फुल फॉर्म इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जारी किया जाता है। ये कौन सा रिपोर्ट है? तो 18वीं रिपोर्ट है। ISFR 2023 कौन सा रिपोर्ट है? तो 18वां रिपोर्ट है। अब इसके अनुसार पूछेगा क्या, देखिए एक चीज और, FSI ये बहुत बढ़िया चीज है, याद कर लीजिएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका देहरादून उत्तराखंड में है। ये क्या करता है ना, 1987 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ, प्रति 2 वर्ष पर ये निकलता है। तो यहीं से निकलता है FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण, ये रिपोर्ट निकालते हैं। चलिए 2023 के अकॉर्डिंग अब आपको कुछ चीजें दिखाते हैं। देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण अगर देखें तो झारखंड से भी कम है, परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखें तब। यह 8,23,365.95 वर्ग किलोमीटर, ये देश वाला बता रहा हूं, 8,27,365.95 वर्ग किलोमीटर, ये बीच में पॉइंट है, ठीक है, यानी 25.17%। हमारे यहाँ तो 29.81 ऐसे मिलेगा आपको। क्षेत्रफल के आधार पे क्वेश्चन बहुत फेमस पूछे जाते हैं कि बताओ भाई क्षेत्रफल के आधार पे शीर्ष राज्य, तो कहिएगा मध्य प्रदेश। कौन सा कहिएगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज के आधार पर, मतलब इतनी पूछते हैं, 1% के आधार पर शीर्ष राज्य, तो लक्षद्वीप 91.33% वहां पे वन पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हम अपने झारखंड में। तो झारखंड की चीजों को देखते हैं। झारखंड का कुल वन क्षेत्र अगर देखा जाए तो 23,765.78, 23,765.78। पिछला बार से हम कितना ज्यादा वृद्धि किए? तो पिछला था 23,721, 2021 का ISFR रिपोर्ट 29.76%, तो हम 44.64 वर्ग किलोमीटर यानी 0.05% की वृद्धि किए हैं।
यही क्वेश्चन फंसाता है आयोग कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के पूछ देगा कि बताइए कि वन वृद्धि कितना हुआ है, ऐसे पूछ देगा कि वन वृद्धि कितना हुआ है इन 2 सालों में, 21 से 23 के अंतराल पर वन वृद्धि कितना है, तो कहिएगा किलोमीटर में 44.64 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज पूछेगा तो 0.05%। ठीक है, यहां पे देखिए 23,765.78 वर्ग किलोमीटर यानी 29.81 हमारे पास परसेंटेज वन है। अभी भी हम वनाच्छादन 33% से कम है, वनाच्छादन के लिए 33% चाहिए। अत्यंत सघन जो वन है, अत्यंत सघन वन, वो है 2635.35 वर्ग किलोमीटर। अत्यंत सघन माने कि बहुत ही ज्यादा सघन वन, तो सबसे कम वो है। उसके बाद मध्यम सघन वन है नंबर, और सबसे आता है खुला वन। खुला वन में एगो पेड़ यहाँ एगो पेड़ वहाँ, मतलब दूर दूर ऐसे दिखेगा, खुला लगेगा आपको, तो वो सबसे ज्यादा एरिया पर है 11,489.44। कौन? खुला वन। मध्यम वन 9,640.99 वर्ग किलोमीटर। इतने पर जब तीनों को जोड़िएगा तो ये 3 प्रकार के वन हुए, अत्यंत सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन। और उधर आपको वन के कितने पार्ट, जंगल के कितने पार्ट बताए थे? 2 पार्ट, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, चलिए तो यहां तक तो क्लियर है। अब आते हैं कुछ और चीजें दिखाते हैं, कुछ चीजें और दिखाते हैं। झारखंड का अभिलेखित वन क्षेत्र, बहुत ही शानदार। झारखंड का अभिलेखित वन क्षेत्र, कौन सा? झारखंड का अभिलेखित वन क्षेत्र। इसमें आप देखिएगा क्या दिखेगा। ठीक है, झारखंड का अभिलेखित वन क्षेत्र, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, 3 पार्ट में। पहला कहा गया कि संरक्षित वन, दूसरा कहा गया कि आरक्षित वन, और तीसरा में रखा गया है अवर्गीकृत वन को। संरक्षित वन जो है 18,842.63 ये वर्ग किलोमीटर है। आरक्षित वन 4391.07 वर्ग किलोमीटर। अवर्गीकृत वन आते हैं 398.93 वर्ग किलोमीटर। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं कि भाई ये संरक्षित वन कहां कहां पाए जाते हैं, तो लातेहार, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू। लातेहार, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू। आरक्षित वन जो हम रिजर्व किए हैं उसमें किसी को एंट्री नहीं है, लाके लकड़ी गुड़ी नहीं काटना है, वन्य जीव को तो छेड़ना नहीं है किसी को। सारंडा बहुत फेमस, साल के लिए बहुत एशिया में प्रसिद्ध, एशिया छोड़े विश्व में फेमस है वो, है ना, सारंडा। और दूसरा लातेहार, क्योंकि यहां एकमात्र नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क के साथ साथ झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य है। और यहीं आपको देखिएगा ना, उसका किला है, मेदिनी राय का किला, चेरो राजा मेदिनी राय का किला, ये लातेहार में ही बेतला नेशनल पार्क से ठीक 7 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर पड़ता है लगभग, अंदर में है मेदिनी राय का नया किला एंड पुराना किला। ठीक है, उसके बाद आइए एक और क्वेश्चन कि वहां पे जो एक नदी है ना, बीच में नदी, वो है केचकी संगम पड़ता है, तो वो जो पुल है, औरंगा नदी का जो पुल बनाया गया है, वो डिवाइड करता है पलामू और लातेहार जिले को। खैर, अवर्गीकृत वन है 398.93 वर्ग किलोमीटर। इसमें आता है हजारीबाग, दुमका, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है आरक्षित वन। ये कहां है आरक्षित वन? मैंने आपको क्या बताया? सारंडा एंड लातेहार, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब अगर हम पूछे कि लातेहार के बारे में कुछ डेटा आपको बताएं, सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है ISFR 2023 के अकॉर्डिंग? सीधे कहिएगा कि सर लातेहार 55.54%। सेकेंड नंबर किसका आता है? चतरा का 48.40%। अच्छा, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां है? क्षेत्र एरिया, तो ये आप ऐसे भी देखिएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड के 24 जिलों में सबसे जो बड़ा जिला है वो है पश्चिमी सिंहभूम। ऑब्वियस सी बात है कि पश्चिमी सिंहभूम है। उसके बाद लातेहार दूसरे नंबर पे आता है, पश्चिमी सिंहभूम के बाद लातेहार। पश्चिमी सिंहभूम में वन क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? तो 3377, याद रखिएगा 3377.69 वर्ग किलोमीटर। लातेहार में 2382 वर्ग किलोमीटर, 2382 वर्ग किलोमीटर, 2382 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम वन क्षेत्र कहां है? जामताड़ा। जामताड़ा जाम है, अब एकदम जाम लगा दिए तो गाड़ी से जाम जहां रहेगा तो धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो प्रदूषण फैले। ट्रिक बता रहा हूं एकदम, अब इसको एग्जैक्ट मत मान दीजिएगा। जाम जहां रहेगा वहां तो कुछ होगा ही नहीं। अब कोई भी चीज जाम एकदम लगा दीजिएगा, नाली को जाम कर दीजिएगा तो पानी निकलेगा, तो वहां जाम है। तो जाम मतलब 107.49 वर्ग किलोमीटर, 107.49। और उसका पश्चिमी सिंहभूम का कितना बताया? 3377.69, 3377.69। उसका कितना बताया? 2382 लातेहार का। अब न्यूनतम परसेंटेज में भी जामताड़ा है। न्यूनतम वन क्षेत्र परसेंटेज में ज्यादा कौन है? लातेहार
55.54। झारखंड में सबसे कम प्रतिशतता वाला जो वन जिला है वो है जामताड़ा 5.94%। कितना है? 5.94%। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कुछ चीज आपको दिखाते हैं स्लाइड वाइज, ये सारा कुछ आपको 1 बाय 1 क्लियर करते चलेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए राजमहल की पहाड़ियां हैं, पाट प्रदेश है, भूगर्भिक हलचल के कारण ऊपर उठा हुआ उच्च भाग को बोलते हैं पाट क्षेत्र। अभी आपको दिखाएंगे दामोदर घाटी क्षेत्र, एक तलवार की तरह इस पूरे पठारी भाग को 2 हिस्सों में बांटने वाली भ्रंश घाटी भी है। दामोदर नदी द्वारा निर्मित भ्रंश घाटी एक संकीर्ण लंबी द्रोणी है जो छोटा नागपुर पठार को 2 प्रमुख भागों में बांटती है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। दोनों को एकदम बीच से काट देगा इसे, है ना। यह क्षेत्र कोयला संसाधनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो राजमहल की पहाड़ियां भी बहुत लावा निर्मित प्राचीन क्षेत्र है, लावा से निर्माण हुआ राजमहल की पहाड़ियों का, है ना। यहाँ की चट्टानें जो है भारत के सबसे पुराने भूभागों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। अब आपको दिखाते हैं, छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक एरिया में फैला हुआ है। पश्चिमी भाग पाट क्षेत्र कहलाता है, केंद्रीय भाग रांची और हजारीबाग का पठार, और बाह्य भाग चतरा, कोडरमा और गिरिडीह का क्षेत्र कहलाता है। अभी आप देखिए यहाँ, इसको बढ़िया से देखिए, इसको बढ़िया से देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, फिट कर देता हूँ मतलब, तो आपको बढ़िया से ये दिख जाएगा। ठीक है, और इसको बढ़िया से हम समझा देते हैं। इसमें बहुत जबरदस्त चीज रखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त चीज रखा हुआ है। मैं 1 बाय 1 बताऊंगा तो पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस मैप को ध्यान से देखिए, ये मेरे द्वारा ही बनाया गया है, ये राइटिंग भी मेरी ही है, बट ये पहले की है ना। ये झारखंड में आपको इस टाइप से दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम इस टाइप से देखिए, झारखंड को अगर देखना है ना तो छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना को मिला दीजिए। ठीक है, झारखंड की आकृति चतुष्कोणीय है, तो छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक भूभाग पे स्थित है, और संथाल परगना में 6 जिले हैं, और छोटा नागपुर का पठार 18 जिले ले लीजिए, 18 से 24 हो गया अभी के अनुसार। लेकिन 1961 में अगर देखें तो छोटा नागपुर का पठार में 5 जिले आते थे, पलामू, हजारीबाग, सिंहभूम, रांची, धनबाद। पलामू, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, धनबाद, ये 5 जिले आते थे। और जब हम छोटा नागपुर के पठार को देखते हैं तो समुद्र तल से जब देखिएगा तो 760 मीटर आपको ऊंचा दिखेगा, या 2494 फीट ऊंचा दिखेगा। अब छोटा नागपुर का पठार कैसे बना है? तो लावा के जमाव से बना है, लावा के जमाव से बना है। लावा का जमाव क्या होता है देखिए, अब समझाते हैं। यहाँ पे पृथ्वी के जब आप पार्ट करिएगा, मतलब पृथ्वी का जो पार्ट होता है, पृथ्वी में 3 पार्ट पाए जाते हैं। एक तो होगा कोर, मेंटल, और ऊपर वाले को क्रस्ट बोलते हैं, भूपर पट्टी। भूपर पट्टी, तो मेंटल में जब जाइएगा, यानी बीच वाले पार्ट में यहाँ पे बांटा हुआ है, मेंटल में जब नीचे जाइएगा तो मैग्मा चेंबर बनता है। मैग्मा चेंबर का मतलब ऐसे हुआ कि अगर आप शरीर में जबरदस्ती ठूस लीजिएगा बहुत सारा बर्गर चाउमीन, तो पेटवा में हचपच करने लगेगा, पेटवा कहे कब उलट दे, उल्टी कर दे। तो उसी तरह पृथ्वी बहुत गर्म है, ये अपनी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और हम सब मानव जो है ना बहुत स्वार्थी है, अपने स्वार्थ की परिपूर्ति के लिए इस पृथ्वी पर न जाने कितने कुकर्म करते हैं, और उसका एक परिणाम बड़का जो फैक्ट्री लगता है, क्या लगता है कि उससे पृथ्वी को हानि नहीं है, बहुत जबरदस्त हानि है। तो पृथ्वी कहता है कि एक तो हम अपने गर्म है, ऊपर से आप लोग भी परेशान किए हैं, तो हचाक से एक बार निकालता है इसे, तो उसी को बोलते हैं हम लावा, और वही लावा ज्वालामुखी का रूप लेता है। तो मैग्मा चेंबर में लावा जमा होता है। लावा माने एकदम गर्म तरल पदार्थ, एकदम गर्म, ओकरा में हाथ डालिएगा तो स्वाहा, है ना। तो यहां से मैग्मा चेंबर जब ये फूटता है, फूटेगा कहां? हर जगह धरती पर, झारखंड में तो कहीं नहीं फूट रहा है, तो उसका भी एक, जब पेट में बहुत ज्यादा खा लीजिएगा तो निकलने का रास्ता क्या है? 2 ही, या तो वॉशरूम जाइए, या तो फिर यहां से निकलता है। तीसरा तो इसको जहां जगह मिलेगा, तो उसी टाइप से पृथ्वी में जब देखता है कि कौन सा जगह ऐसा है जहां निकल सकते हैं, तो वैसा जगह, तो ये क्या करता है कि ये मैग्मा चेंबर मैग्मा से भरा होता है, और जब ये निकलेगा ना तो लावा निकलेगा, ऐसे लावा फूटेगा, और जब ये फूटेगा ना तो फूट के कुछ इस टाइप से इसके साथ राख, जलवाष्प, गैस, दुनिया भर का चीज निकलता है ना। इसको बोलते हैं क्रेटर,
इधर ज्वालामुखी का मुख बोलते हैं, ज्वालामुखी का मुख इधर निकला, पसर गया। तो पसरने के बाद जब ऐसे ऐसे पसरा, मान लीजिए इस टाइप से, तो ये क्या बन गया, ठंडा होके चट्टान बन गया। तो इसी को बोलते हैं लावा से निर्मित चट्टान। रॉक जब पढ़िएगा तो रॉक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई, इग्नियस रॉक माने कि आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक का मतलब होता है अवसादी चट्टान, और उसके बाद मेटामॉर्फिक, उसको बोलते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो सेडिमेंट्री रॉक जो होता है माने कि सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक आग होगा उसमें, इग्नियस आग, तो आग यानी यही लावा से निकल के जो चट्टान बनता है उसको इग्नियस चट्टान बोलते हैं। ठीक है। सेडिमेंट्री माने कि अवसाद, बहुत सारा समुद्र में अल बल चीज नदी में फेंकते हैं हम लोग, सब जाके वहां एकदम डंप होता है, और उसी अवसादी तल धरती के नीचे सब दब हो गया, उसी अवसाद से निकलता है पेट्रोलियम, खनिज तेल जितने हैं, तो अवसादी चट्टान से पेट्रोलियम, खनिज तेल, जितने भी तेल है सब उसी से निकलता है। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक को बोलते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। ताजमहल का सफेद संगमरमर कायांतरित चट्टान का उदाहरण, जाइए वहां एक आध फट मार के देखिए, हथियार टूट जाएगा, वो बहुत मजबूत होता है। तो लाइफ में कभी आपको मौका मिले तो जरूर कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बनिए, कि मतलब किसी बाहरी दबाव से आपको प्रभाव न पड़े। ठीक है, वो कभी बाद में डिटेल में आपको बता देंगे। तो ये इस टाइप से निर्मित हुआ है। तो छोटा नागपुर का पठार लावा के जमाव से बना है। सबसे ऊंचा जो भूभाग है, पाट क्षेत्र को छोड़ दें, पाट क्षेत्र में ही अगर हम ले तो एक पाट क्षेत्र में तो सबसे ऊंचा दूसरा हो जाएगा, लेकिन यहां हम एक अपवाद के रूप में रखते हैं सम्मेद शिखर, जो गिरिडीह में है, 1365 मीटर ऊंचा, यानी 4478 फीट। जेपीएससी कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा है, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, बैक आते हैं और समझाते हैं। झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है ना, वो इस टाइप से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है देखिए, पहला पाट क्षेत्र जिसको पश्चिमी भूभाग कहते हैं। अब इसमें बताइए पश्चिम कौन होगा, इधर पूरब, पूरब हुआ, इधर पश्चिम, तो ये देखिए पाट क्षेत्र यहाँ है। हम दिखा देते हैं पाट क्षेत्र कैसा होता है, और एक बार और भी आपको डिस्को का डांस इधर करके इसको ऐसे ऐसे दिखाए थे, इसी को बोलते हैं पाट क्षेत्र। दूसरा है रांची का पठार। पाट क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई होती है वो 900 मीटर होती है। पाट क्षेत्र जिसे पढ़िएगा नेतरहाट पाट, जमीरा पाट, जोमीडुमर पाट, बहुत सारे हैं, है ना, जिसमें सबसे ऊंचा नेतरहाट का पाट क्षेत्र है। ठीक है। रांची का पठार 600 मीटर ऊंचा। रांची का पठार ये देखिए, ये वाला है रांची का पठार, ये वाला है रांची का पठार, ये वाला एरिया को हम बोलेंगे रांची का पठार। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर। अब आते हैं हजारीबाग का पठार। हजारीबाग के पठार में 2 टाइप से बटे हुए हैं, निचली हजारीबाग का पठार और ऊपरी हजारीबाग का पठार। यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैप के अनुसार यहाँ ऊपर नहीं चल जाइएगा, नीचे मत आइएगा। मैप के अनुसार देखिएगा तो ये नीचे है और ये ऊपर है, इधर वाला देखिए निचला हजारीबाग का पठार, और फिर जब आइएगा तो ऊपरी हजारीबाग का पठार नीचे है। तो मैप के अनुसार ऊपर नीचे नहीं करिएगा, ठीक है, मैप के अनुसार ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। एक तो ये हो गया, तो निचली पठार, निचली हजारीबाग का और ऊपरी पठार। निचले हजारीबाग का पठार का जो ऊंचाई है 450 मीटर, और ऊपरी हजारीबाग का पठार का जो ऊंचाई है, ऊपरी हजारीबाग देखिए ये है, मैं दिखा देता हूं, और इसके बाद जो बचा वो निचली हजारीबाग का पठार, जिसको बाह्य पठार या निम्न छोटा नागपुर पठार कहते हैं। अच्छा, इतनी सारी चीज तो याद हो गई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इतनी सारी चीज याद हो गई, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो ऊपरी का 600 मीटर और निचली का 450 मीटर। ठीक, अगला है राजमहल की पहाड़ियां और मैदानी भूभाग। तो देखिए राजमहल का पहाड़ी ये यही वाला है, राजमहल की पहाड़ी और मैदानी भूभाग, गंगा का मैदान। तो हम इसको पूरा इसी में ले लेते हैं, गंगा का मैदानी भाग ये आधा है, बाकी ये हम इधर, आधा नहीं मतलब थोड़ा सा है। साहेबगंज में 40 किलोमीटर गंगा नदी जब उधर गुजरती है तब वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, राजमहल की पहाड़ियां, मैदानी भाग, इसकी जो औसत ऊंचाई है 150 से 300 मीटर। तो अब आपसे क्वेश्चन अगर हम पूछे कि बताओ भाई झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है वो आप पढ़ाए हैं हम, तो उसमें कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला है? तो कहिएगा पाट क्षेत्र। कौन सा कहिएगा? पाट क्षेत्र। किस भूभाग को कहते हैं? पश्चिमी भूभाग को। कौन जिला? लातेहार लोहरदगा वाला एरिया, देखिए ना इधर पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, यही तो आएगा थोड़ा थोड़ा कट कट के, है ना। मेनली आप लातेहार वाला याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए उसके बाद रांची का पठार, फिर हजारीबाग का पठार में 2 आएगा, ऊपरी का 600 मीटर, निचली का 450 मीटर। उसके बाद आएगा राजमहल की पहाड़ियां मैदानी विभाग 150 से 300 मीटर। यहां तक क्लियर। अब आते हैं आगे, ये जो बेसिन है, बेसिन किसको कहते हैं? अरे जिसमें हाथिया धोते हैं ना जी, कुछ इस टाइप से बना है, पाइप लगा दिए हैं, नल चालू कर दिए, बैठे वाला इधर है, पानी गिरने लगा, इसी को तो बेसिन कहते हैं। कुछ इसी टाइप का नदी में भी इसी होता है। देखिए तो दामोदर नदी बेसिन जो है वो डिवाइडर का काम करती है। क्या काम करती है? डिवाइडर का काम करती है। दामोदर नदी बेसिन ये देखिए काट देगा धर के 2 भाग में। किसको काटा? हजारीबाग का पठार और नीचे में है रचिया का पठार, इन दोनों भागों को काट दिया 2 बराबर भागों में। तो ये दामोदर नदी का बेसिन जो है ना, भ्रंश घाटी का, ये भ्रंश घाटी जो जबरदस्त तरीके से बांटा, और इसी में मिलता है बहुत सारा खनिज संसाधन छिपे हुए हैं, कोयला वगैरह कुछ कुछ मिलते रहता है यहाँ। तो ये समझ में आ गया। फिर पंचपरगनिया का मैदानी क्षेत्र है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल है। चलिए अभी और आपको दिखा देते हैं, इधर है सिमडेगा का पठार, नॉर्मल है सिमडेगा का पठार। अच्छा अब राजमहल की पहाड़ी, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गुजरागंज उधर हो गया। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग। अब आपसे पूछेगा कि झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग, तो कहिएगा रांची का पठार। किने गया? रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग। क्या बोला मैंने? झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग। झारखंड का छोड़िए ना, यहाँ पे लिखते हैं सबसे बड़ा पठारी भाग, नहीं तो इतना मटबो नहीं करेगा। सबसे बड़ा पठारी भाग, सबसे बड़ा पठारी भाग, ठीक है। तो कौन सा होगा? रांची का पठार, सिंपल आप याद रखिए, ठीक। अब आते हैं इधर, यहां पोराहाट पश्चिमी सिंहभूम दालमा श्रेणी है, ईस्ट सिंहभूम में घाटशिला ढालभूम क्षेत्र उधर आपको मिलेगा। पंचपरगनिया का मैदान दिखा दिए, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम का मैदानी भाग, और कोल्हान पहाड़ी इधर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ नीचे वाला कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला सब कुछ आपको इधर समझा दिए हैं। अच्छा एक चीज और पूछा जाता है, देखिए जीके के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्र तल से हाइट जो मापा जाता है, कहीं भी जगह ट्रेन वगैरह में जाइएगा तो देखेगा इतना मीटर, इतना, खंभा का नंबर 172, 332 ऐसे, वो खंभा नहीं हो, समुद्र तल से लंबाई ऊंचाई जो हाइट लिया जाता है वो, तो समुद्र तल से हाइट मापक यंत्र को बोलते हैं अल्टीमीटर। और कहाँ लगाया गया है? चेन्नई तमिलनाडु में, ये भी याद रखिएगा डेटा। अब आते हैं पाट क्षेत्र, ऐसे रहेगा पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र एकदम आप डायरेक्ट ऐसे बना दीजिए त्रिभुजाकार, है ना। ऊपर वाले को बोलते हैं इसको टाड़ और नीचे वाले को दोन। पाट क्षेत्र 2 प्रशासनिक क्षेत्रों में बटा है। पहला कौन सा बटा है? उत्तरी भाग, और दूसरा दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग माने इधर पलामू प्रमंडल जिसमें लातेहार जिला मिलेगा आपको, और दक्षिणी भाग में ये आइए, जैसे उत्तरी छोटा नागपुर पढ़ते हैं ना, तो बस इधर से स्टार्ट कीजिए। पाट क्षेत्र, चूंकि पाट का डिजाइन भी वैसा ही आपको मिलेगा। ये देखिए पाट क्षेत्र मैंने बोला ना, पाट क्षेत्र, अभी मैंने क्या बताया, पाट क्षेत्र आपका पलामू, गढ़वा, लातेहार, लेकिन मैक्सिमम पार्ट लातेहार में है, तो वहां लातेहार जिला में। और दक्षिणी भाग क्या है? ये हमारा दक्षिणी प्रमंडल में 5 जिले जिसका मुख्यालय रांची, तो रांची का ये भाग हो गया, पाट क्षेत्र में रांची वाला भाग हो गया। तो रांची प्रमंडल के तहत जो आएगा ना, वो आएगा रांची के तहत लोहरदगा और गुमला। इसमें देखिए लोहरदगा गुमला दोनों आ जाएगा, यहाँ लोहरदगा और नीचे गुमला। तो ये पूरा ऐसे हमने, अब इसको रांची जिला मत समझिएगा, ये एक प्रमंडल मतलब एक डिवाइडर का काम डिवाइड कर करके बताए हैं, यहाँ जिला थोड़े बता रहे हैं, है ना। तो लोहरदगा गुमला। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, लातेहार जिला में सबसे जो ऊंचा, झारखंड का सबसे ऊंचा पूछेगा पाट क्षेत्र कौन सा है, तो कहिएगा नेतरहाट पाट, ऊंचाई 1180 मीटर या 3871 फीट, याद कर लीजिएगा। दूसरा है जमीरा पाट, वो लातेहार में ही है, 1142 मीटर। तो दूसरा कौन सा है? जमीरा 1142। पहला कौन सा था? नेतरहाट 1180 मीटर, दूसरा 1142 मीटर। और उसके बाद है जवाहर पाट, गुलगुल पाट, जोड़ा डूमर पाट, पेशरार पाट, कबरा पाट, इतना पाट है। फिर से नेतरहाट पाट की ऊंचाई 1180 मीटर, उसके बाद जमीरा पाट की ऊंचाई 1142 मीटर यानी 3747 फीट। उसके बाद जवाहर पाट, जोड़ा डूमर पाट, गुलगुल पाट, पेशरार पाट, कोबरा सब उधरे है लातेहार जिला। ये क्लियर हो गया। अच्छा, रांची पठार दामोदर भ्रंश के कारण 2 भाग में,
ऊपरी हजारीबाग जिसमें रांची पठार का ऊपरी भाग, और निचली हजारीबाग दामोदर के पठार के नीचे में जो स्थित है। तो ये मैंने बताया दामोदर नदी विषय भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, तो ऊपर वाला हजारीबाग का पठार दोनों कट गया, यानी ऊपरी हजारीबाग का पठार निचला हजारीबाग उधर चल गया, और ये नीचे आपका रांची का पठारी भाग कट गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पठार किसको बोलते हैं? ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे ढल जाइए, ये दोनों करे ढलान, इसे समतल, इसी टाइप का होता है पठार। सिंपल। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। पाठ क्षेत्र बता दिए, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। रांची, ऊपरी हजारीबाग, फलाना ढेमकाना, ये सब हो गया, कुछ नहीं है इसमें। अब आइए यहाँ पे नेतरहाट पाट, नेतरहाट पठार नहीं है, पाट। नेतरहाट पाट 1180 मीटर। अभी मैंने आपको क्या बताया था? 1180 या 3871 फीट। कितना? या इसको करिए 3871 फीट। दूसरा कौन सा था? जमीरा पाट 1142 या 3747। 1142 या 3747 फीट, यही चीज बताया। उसके बाद जोड़ा डूमर, गुलगुल पाट। पारसनाथ जो एक पहाड़ी है को छोड़ दे तो नेतरहाट झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी हिस्सा है, और नेतरहाट में एकमात्र आवासीय विद्यालय नेतरहाट आवासीय विद्यालय है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित आवासीय विद्यालय है। चलिए अभी बहुत सारा चीज दिखाते हैं आपको। जैसे उबड़ खाबड़ पर्दन हुआ तो ऐसे बना, फिर हम प्लेन करके चीजों को आगे बढ़ाए। रांची पठार का औसत ऊंचाई 600 मीटर ऐसे करके है। तो बाद में चीजें जैसे पहले ऐसी थी, फिर ऐसा हुआ, फिर बहाव कटाव, नदियों का पानी, वर्षा का पानी, फिर प्लेन हुआ इस टाइप से, तो चीजें रहने के लिए ऐसा हो गया। अब झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों की उत्पत्ति देखिए। तीखे ढलान और झारखंड के तीखा ढलान होगा तभी वो जलप्रपात बनाएगा। मान लीजिए कि ऐसा है, इस पे पानी बहाइएगा तो कहां जाएगा? जाएगा ही नहीं। लेकिन इसको हम ऐसा कर दें, ऊपर से यहां से पानी गुजार दे, धड़ाम से गिरेगा। तो ऊंचाई से एक बारगी गिरते हुए जल को जलप्रपात कहते हैं। और जलप्रपात में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है बूढ़ा घाघ। ये कई बार बताया है। हुंड्रू जलप्रपात है दूसरे नंबर पे, फिर दसम है, जोन्हा है, जोन्हा को गौतम धारा जलप्रपात भी बोलते हैं, सदनी घाघ है। स्वर्ण रेखा नदी बागमुंडी उच्च भूमि को रांची पठार से अलग करती है। तो एक पूछा है क्वेश्चन ऐसे भी कभी कभी कि तीखे किनारे और जलप्रपात, कैसे जलप्रपात बनते हैं? तो तीखे किनारे की वजह से रांची पठार के समतल मैदान के किनारे। एक क्वेश्चन और पूछा था कि झारखंड में जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं उनका एक इनमें से कौन सा विकल्प अनुसरण करता है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था। तो जलप्रपात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब बता दिए। ऊपरी हजारीबाग का औसत ऊंचाई, दामोदर इसे रांची पठार से अलग करती है। निचला हजारीबाग 450 मीटर, इसका 600 मीटर। और देखिए दोनों को के बीच है दामोदर नदी, कुछ इस टाइप से। झारखंड की सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे प्रदूषित नदी। चलिए और दिखाते हैं। पारसनाथ मीटर 1365 मीटर और 4478 फीट। इतना याद रखिएगा, ये नहीं। गिरिडीह जिला में है, बराकर नदी घाटी के पास। निचला हजारीबाग का पठार 450 मीटर, और बाकी इसमें कुछ वैसा है नहीं, जहां होगा बताते चलेंगे। पाट प्रदेश रांची का पठार, ऊपरी हजारीबाग, निचला हजारीबाग, ये सब कुछ बता दिए हैं। पाट क्षेत्रों से उत्तरी कोयल और शंख नदी निकलती है। रांची के पठार से स्वर्ण रेखा, हुंड्रू और दसम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऊपरी हजारीबाग से दामोदर और निचला हजारीबाग बराकर। अभी दिखाएंगे नदी के बारे में, पूरा डिटेल बताएंगे। अब आते हैं कुछ और चीज। राजमहल क्षेत्र में, जो ये राजमहल वाला ये वाला एरिया आपको मिलेगा, इस वाले एरिया में इसकी औसत ऊंचाई क्या है? 150 से 300 मीटर। दुमका, देवघर, पाकुड़, वो संथाल परगना वाला एरिया। तो टाण किसको बोलते हैं? दोन किसको बोलते हैं? टोंगरी और डोंगरी। ये चार चीज समझ लीजिए। पठार का ऊपरी या ऊंचा हिस्सा, ये इसको बोलेंगे ऊपरी वाला हिस्सा, ये इसको बोलते हैं हम टाड़। दोन किसको बोलते हैं? निचला या ढलान हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा या ढलान वाला, ये वाला हिस्सा या ढलान वाला। टोंगरी किसको बोलेंगे? तो ऊपर से नुकीली पहाड़ी, जैसे ये टोंगरी हुआ इसका, ये भी टोंगरी है, यहाँ ये भी टोंगरी है ऐसे। डोंगरी किसको बोलते हैं? ऊपर से गोल या गुंबद इस टाइप से, तो इसको डोंगरी बोलते हैं। ये याद रखिएगा ये डेटा। ठीक है। अब चाईबासा का मैदान है, दालमा की श्रेणी है, पुरहाट की श्रेणी है, सारंडा वन है वहीं पे। चाईबासा कहाँ है? तो वेस्ट सिंहभूम में है। ठीक है। सिमडेगा की पहाड़ियाँ तो अलग हो गया, कोल्हान की पहाड़ी, फिर धालभूम श्रेणी, ये सब भी अभी आपको दिखाए थे। रांची में क्या क्या चीज है? तो आपका टेगोरी हिल है, रांची पहाड़ी है, पहाड़ है ना, पहाड़ी के बारे में पढ़ना है ना, तो वो सब चीज बता रहा हूँ। ठीक है।
गगारी है, मछली है, हरिहर है, नीलगिरी है, जगन्नाथपुर की पंछी पहाड़ी है, गुंडा पहाड़ी है ना। और इसी की चट्टाने काटकर रांची का रॉक गार्डन बना है। बोकारो में लुगु पहाड़ है, संतालियों का, लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरुंगढ़ वो पहाड़ है, बहुत ही फेमस संतालियों का, एकदम बहुत ही जबरदस्त अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल, मतलब संताली लोग वहाँ जाते ही जाते हैं, ठीक है, वो बहुत फेमस जगह है। उसके बाद रामगढ़ में माया टोंगरी है, चुटुपाली है, ललकी है, केजिया है, जुमरा है, दुर्गापुर टोंगरी है, ऊपर घाट है। पूर्वी सिंहभूम में दालमा श्रेणी है, फुलडुंगरी है, सिद्धेश्वर है, धनंजोरी, माहुलिया, ये सारे हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ और दिखाते हैं। कोल्हुआ पहाड़ी चतरा में, इसकी सबसे ऊंची चोटी आकाश लोचन है और कोलेश्वरी पहाड़ी वही है, ठीक। लातेहार में बूढ़ा पहाड़ है और तापा है, मगरगिरी है, छोटे छोटे हैं लेकिन बूढ़ा पहाड़ थोड़ा बड़ा है। कोडरमा में मक्का मारो, महावर, ध्वजाधारी पहाड़ी, प्रसिद्ध शिव मंदिर जहां ध्वजा चढ़ाई की जाती है, ध्वजाधारी पहाड़ी वही है। हजारीबाग में कैनरी हिल बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा ही है। महुदी, सीतागढ़ ये सब है। देवघर में त्रिकुट पहाड़ी, ब्रह्मा विष्णु महेश का ये वास है। तपोवन, योगिनी पहाड़ी और नौलखा। फिर गढ़वा में शुरुआत, पलामू में चियाकी है, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। झारखंड की प्रमुख जो घाटियाँ हैं, हजारीबाग में चरही, जवाहर, दनुआ, बरकट्टा, और बरकट्टा में ही है सूरज कुंड। यहाँ इसकी टेम्परेचर को देखिएगा तो 88 डिग्री सेल्सियस, भारत का सबसे गर्म जल कुंड है। लातेहार में सरजू है, अमज, झरिया है, चंपा, द्वारणी। साहिबगंज में दहरेद घाटी है, जलेबिया घाटी है। गुमला में नेतरहाटी घाटी है, कोलेबेरा घाटी है। और रांची में बहुत फेमस है, रामगढ़ में एक्चुअली वो पतरातू का घाटी। अपने घुमावदार रास्तों के कारण इसे जलेबी घाटी कहा जाता है। और जलेबी को ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमाता है पूरा। ये तो बहुत सपाट, ऐसे डिस्को का डांस ऐसे घुमा हुआ है, जब आप देखिएगा ऊपर चढ़ के तो बड़ा मजा आता है। पश्चिमी सिंहभूम की बगबल्ला घाटी, इसका दृश्य और घुमाव बिल्कुल रांची की पतरातू घाटी जैसा ही ये प्रतीत होता है। सेम दोनों लग रहा है ना, ये पतरातू घाटी है, ये बगबल्ला घाटी पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। ये सारे हैं, ऐसे याद रखिएगा। अच्छा एक चीज छूटा हुआ था, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने जिलों से गुजरता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कैंसर वाला, वो वाला कैंसर नहीं। तो देखिए लातेहार के नेतरहाट से एकदम बीचों बीच से ऐसे गुजरता है। लोहरदगा के किसको से, लोहरदगा में मतलब किसको है, गुमला से। रांची के कांके और मांझी, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। रामगढ़ के गोला, ऐसे याद रखिएगा। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़। तो पूछेगा लातेहार में कहाँ, तो नेतरहाट किसको। और ये कोई सही लाइन नहीं है कि मतलब लाइन खींच दिए हैं, ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है। लोहरदगा में किसको, गुमला हो गया। रांची में कांके और मांझी, रामगढ़ में गोला। परिवहन, कुल राष्ट्रीय राजमार्ग इतना है 3633 किलोमीटर। और सबसे बड़ा राजमार्ग NH20 दामोदर नदी घाटी परियोजना। आपको पता है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि झारखंड और बंगाल की संयुक्त परियोजनाएं हैं। ये सारा कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर्वोच्च चोटी पारसनाथ, मिट्टी लाल, नेतरहाट के बारे में बता चुके हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हजारीबाग, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। हमारे यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होता है। सीमाएं बता चुके हैं, सब कुछ बताए हैं, ठीक है। और कर्क रेखा मध्य से कांके और मांझी आदि से गुजरता है। सबसे बड़ा जो परियोजना सबसे बड़ी है वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये सब वगैरह वगैरह बता चुके हैं। रत्न गर्भा का असली सच। अब आते हैं चट्टानों के बारे में थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। 5 टाइप से यहाँ पे आपको दिखेगा। आर्कियन क्रम की चट्टाने, फिर विंध्यन क्रम की चट्टाने, गोंडवाना क्रम की चट्टाने, राजमहल ट्रैप और सिंहभूम का शियर जोन, ऐसे करके 5 टाइप से आपको मिलेगा, ठीक है। आर्कियन क्रम की जो चट्टाने हैं अरबों साल पुरानी गर्मी और दबाव से वो बनी है। विंध्यन प्राचीन समुद्र और समुद्र जीवों के कंकाल से मिलकर ऐसे बने हैं। गोंडवाना प्राचीन विशाल जंगल और दलदल। राजमहल ज्वालामुखी का लावा और राख से। और सिंहभूम में प्लेटों के टकराव और प्राकृतिक, जैसे भट्टी जिसे बोलते हैं ना, प्राकृतिक भट्टी जिसको बोलते हैं, प्लेट टकर गया तो उससे निकला तो वो बनता है ना। अब आते हैं कुछ खनिज के बारे में। मीका, अबरक। अबरक राजधानी कोडरमा।
किस्म कौन कौन सा है? तो रूबी अबरक, मस्को व्हाइट हल्का गुलाबी या लाल रंग। रूबी अबरक को क्या बोलते हैं? मस्को व्हाइट, बहुत ही फेमस है ये, हल्का गुलाबी या लाल रंग। उत्पत्ति आर्कियन युग में ग्रेनाइट की मोटी नसों से हुई और बिजली रोकने की इसमें अद्भुत क्षमता है। बिजली उपकरण और गाड़ियों का पेंट और फेस पाउडर बनाया जाता है इसी से। देखिए कितना भयानक दिख रहा है ना। तो पूछेगा कि बताइए कौन सा अबरक? तो रूबी अबरक बहुत फेमस है यहाँ पे, ठीक है, रूबी अबरक। रूबी अबरक, अब एक ट्रिक भी है, रूबी कोडरमा गई, रूबी अबरक कोडरमा गई, कोडरमा और गिरिडीह में ऐसे मिलता है, ठीक है। भारत की अबरक राजधानी कोडरमा। ऐतिहासिक केंद्र झुमरी तिलैया में आप देखिएगा वो स्कूल भी है, सैनिक स्कूल ऐसे करके। चलिए आगे देखते हैं। पलामू की पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल की नोक पर। पलामू मतलब बहुत जबरदस्त ग्रेफाइट पाया जाता है। पलामू जिला सोकरा, सतबरवा और नवा बाजार में ग्रेफाइट को हम ब्लैक सीसा भी कहते हैं, काला सीसा। काइनाइट सिंहभूम शेयर जोन में प्लेटों के टकराव का भारी दबाव, इसको अग्नि रक्षक कहा जाता है काइनाइट को। आग का दोस्त है, अत्यधिक तापमान सहन, अगिया में डलिएगा तो उसको कुछ नहीं होगा, आओ तो मेरा मित्र है। ये लिप्साबुरु सरायकेला खरसावां में एक समय दुनिया का सबसे बड़ा भंडार था लिप्साबुरु, लेकिन अब बहुत कम हो गया। इसका उपयोग स्टील की भट्टियों के अंदर की ईंटों के रूप में ऐसे डाला जाता है, ऐसे किया जाता है, ठीक है। और फायर क्ले, इसको बोलते हैं कोयले का वफादार साथी। उत्पत्ति गोंडवाना युग में, और जहां जहां गोंडवाना कोयला मिलेगा वहां फायर क्ले भी मिलेगा। जैसे नहीं बोलते बाई वन गेट वन फ्री, वैसे झरिया और बोकारो में उपयोग इसका क्या होता है? स्टील प्लांट और उच्च तापमान वाली भट्टियों में किया जाता है फायर क्ले का, ठीक है। चीनी मिट्टी, ये ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से बनती है। पश्चिमी सिंहभूम का हाथ गम्हरिया नामक जगह पे मिलता है चीनी मिट्टी, और इससे बहुत सारे चीज बनते हैं। ज्वालामुखी का टूटना साहेबगंज का मंगल हाट में भी वगैरह देखने को मिलता है। डोलोमाइट रासायनिक भाई है, चूना पत्थर प्लस मैग्नीशियम बराबर डोलोमाइट। डोलोमाइट ये गढ़वा का एक खान है, तुलसी दामर, और बोकारो स्टील प्लांट में भी भेजा जाता है, बहुत ही जबरदस्त। बेंटोनाइट जादुई मिट्टी जिसको बोलते हैं, साहेबगंज में साहेब का पाउडर बेंटोनाइट, पानी में डालने पर फूल जाता है, जिसको मुल्तानी मिट्टी जैसे समझ लीजिए। राजमहल ट्राइब की ज्वालामुखी राख से साहेबगंज पाकुड़ में इसको पाया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन में तेल के कुओं की खुदाई, तो मुल्तानी मिट्टी देखे है ना, उसी टाइप से अब ये आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं महान जल विभाजक, ये बता चुके हैं आपको कि कैसे ये काटता है हमारा बीच से दामोदर नदी। अब कुछ और चीज दिखाते हैं। भारत की अबरक राजधानी कोडरमा, और खलारी में एसीसी सीमेंट प्लांट का, ग्रेनाइट से बनी चीनी मिट्टी, गात गम्हरिया, ये सब चीज तो देख लिए। विश्व प्रसिद्ध काइनाइट भंडार लिप्साबुरु है ना, और ज्वालामुखी राख से बनी जादुई मिट्टी साहिबगंज, ये सब तो देख चुके हैं आप। छोटा नागपुर पठार विशाल, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। मेन चीज पे आते हैं हम लोग, अब नदी आते हैं। एक तो है उत्तरवर्ती नदियां और एक दक्षिणवर्ती नदियां, मतलब ऐसे निकला उत्तर की तरफ गया, और एक है कि इधर से निकला बीच से और दक्षिण की तरफ चला गया। तो देखिए उत्तरवर्ती नदियों में सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु। उद्गम छोटा नागपुर का पठार का उत्तरी ढलान, छोटा नागपुर का पठार ये है, उत्तरी ढलान से निकला और ढलान से इसे ढल के उन्हें चले। अब कभी भी मैप में ये मत समझ सर ये इधर ढलान तो ऐसे है, ये हम देख रहे हैं ना, मैप ऐसे थोड़े है। गंगा बेसिन पठार से निकलकर गंगा सिस्टम का हिस्सा ये बन जाते हैं, सारे गंगा में जाके उधर मिल जाते हैं। अब आते हैं दक्षिणावर्ती नदियां, बंगाल की खाड़ी में जाके ऐसे गिरती हैं। नदी में कौन कौन सा है? दामोदर, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल और शंख। उद्गम क्या है? पठार के मध्य और दक्षिणी हिस्से से निकलते हैं, मध्य और दक्षिणी हिस्से से निकलते हैं। अंतिम मंजिल बंगाल की खाड़ी, लेकिन मतलब एक नदी आपका ऐसा है स्वर्ण रेखा जो नहीं गिरता है, झारखंड की जीवन रेखा, लाइफ लाइन। ये टोरी, एक्चुअली आप देखिएगा तो चूल्हा पानी, लोहरदग्गा और टोरी, चंदवा टोरी वाले एकदम बॉर्डर से निकलता है, चूल्हा पानी से। लातेहार का टोरी क्षेत्र चूल्हा पानी, इसको देवनद, बंगाल का सुख, झारखंड की सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे गहरी, सबसे प्रदूषित नदी कहते हैं। राज्य में लंबाई 290 किलोमीटर, झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी, कुल लंबाई 592 मीटर। अभी इसके बारे में कुछ चीज दिखाते हैं। दामोदर के दो चेहरे, आर्थिक शक्ति के रूप में इंडस्ट्रियल हब है। इसी नदी घाटी ने झरिया, बोकारो और रानीगंज कोयला क्षेत्रों को सींचा है। जैविक मरुस्थल, अत्यधिक औद्योगिक प्रदूषण के कारण पानी में जीवन लगभग खत्म हो गया है। ये बहुत ही जबरदस्त संकट पड़ा हुआ है नदी पे, ठीक है। यह नदी रांची और हजारीबाग पठार के बीच भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है और दोनों को बांटने का काम करती है, ठीक है।
चलिए अब दिखाते हैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन 1948, 7 जुलाई 1948, आजाद भारत का पहला प्रोजेक्ट, अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित। बराकर नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तिलैया डैम भी, मैथन डैम भी इसी पर है। दामोदर नदी मुख्य रूप से ये नदी है। पंचेत डैम, कोनार्ड नदी पर कोनार्ड डैम, दामोदर नदी पर पंचेत डैम, मैथन डैम, ऐसे ऐसे करके सब कुछ आप पढ़े हैं, पहले भी बताए हैं। उसके बाद देखिए स्वर्ण रेखा, एक स्वतंत्र यात्रा रांची के नगरी से निकली और इधर डिशुम मिल गई। इकलौती स्वतंत्र नदी जो किसी और नदी में नहीं मिलती बल्कि सीधे बंगाल खाड़ी में जा गिरती है, यही है स्वर्ण रेखा। इसके रेत में सोने के कण मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जाइएगा तो सोने का। स्वर्ण रेखा का खजाना, जलप्रपात, अब आइए क्या क्या ये देता है, ठीक है। स्वर्ण रेखा, वाटरफॉल हुंड्रू 98 मीटर ऊंचा, झारखंड का दूसरा जलप्रपात कहाँ है तो रांची में, कहाँ है रांची में। मुख्य स्वर्ण रेखा पर दसम कांची नदी पर, दसम कहाँ है कांची नदी पर। जोन्हा या गौतम धारा राढ़ू नदी पर, ये स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं। उद्योग में आइए, जमशेदपुर भारत का स्टील सिटी है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर है। डैम की बात करें तो चांडिल और गितलसूद, रांची में गितलसूद, जो पूरे रांची शहर को पानी सप्लाई करते हैं, चांडिल और गितलसूद, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण रेखा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तरी कोयल की बात करते हैं, पिस्का रांची से निकाली है, ऐसे 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 डिस्को 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 सोन में जाके मिल गई। यहाँ से कौन नदी निकली, ऐसे बूढ़ा नदी, और बूढ़ा घाघ यहीं बनता है। तो उत्तरी कोयल दिशा उत्तर है, मंजिल गंगा बेसिन सोन नदी में जाके मिलती है। सहायक नदियां औरंगा और अमानत इसमें जाके मिलती है। फिर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ है, जो उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ा नदी पर है, 143 मीटर ऊंचाई पर या 465 फीट जो भी कह लीजिए, लातेहार जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण कोयल और शंख। दक्षिण कोयल रांची के नगरी से निकली उड़ीसा की ओर। दक्षिण कोयल की सहायक नदी है कारो, कोयल कारो परियोजना उसी पर है, और चैनपुर से यानी गुमला से निकला और ये भी उड़ीसा की ओर शंख नदी चला गया। पुराने समय में इसी शंख नदी में हीरे पाए जाते हैं। दोनों नदियां उत्तरी कोयल से बिल्कुल विपरीत दिशा में बहते हुए उड़ीसा की ओर बहती है। उत्तरी कोयल तो ऐसे बहता है, ये उसके विपरीत बहते हैं, ठीक है। चलिए, प्रकृति का अद्भुत संगम, दक्षिण कोयल, शंख नदी और ब्राह्मणी नदी। जब दक्षिणी कोयल और शंख उड़ीसा में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है और एक नई विशाल नदी ब्राह्मणी बनती है। ब्राह्मणी नदी, इसका संगम वेद व्यास उड़ीसा में। ब्राह्मणी नदी झारखंड में नहीं बहती और इसका उत्तरी कोयल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, ये याद रखिएगा। सोन रिवर, सोन नदियों के सुमतार से फलाने फलाने पता नहीं क्या लिखा हुआ है। फल्गु रिवर, फल्गु नदी, अच्छा सकरी, उसके बाद मयूराक्षी, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिए। अजय नदी। एक चीज और, फल्गु रिवर में ना, फल्गु रिवर में जब देखिएगा कि पिंडदान वगैरह किस नदी में होता है। अब ये हाँ, एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि किस नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है, तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई के तट पर है। मेदिनीनगर यानी पलामू जिला का मुख्यालय उत्तरी कोयल के तट पर किनारे है। धनबाद एंड बोकारो दामोदर बेसिन पर अटके हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने कहा था कि एक रिवीजन कराएंगे आपको बहुत जबरदस्त तरीके से। इसमें डिटेलिंग भी होगी, इसमें क्या होगी, डिटेलिंग भी होगी। मैं डिटेल आपको बताते चला जाऊंगा, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, आपको सारी चीजें बताते चला जाऊंगा। चलिए, झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जो 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ की सीमाओं को स्पर्श करता है? वो जिला पूछा है। आंख बंद करके गढ़वा को टिक कर दीजिए। क्यों? जब गढ़वा जिला ऐसे आप देखिएगा तो इधर बिहार मिलता है, इधर आपका यूपी मिलता है और इधर आपका छत्तीसगढ़। मैप में भी यही चीजें आपको दिखाई गई हैं। नेक्स्ट, झारखंड के वे 2 जिले कौन से हैं जो किसी भी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते, माने कि एक तरह से लैंड लॉक्ड है? खूंटी एंड लोहरदग्गा। कौन से हैं? खूंटी एंड लोहरदग्गा। तो खूंटी और लोहरदग्गा लैंड लॉक्ड है, ये किसी को स्पर्श नहीं करते हैं। नेक्स्ट, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव देखने को मिलता है? अब देखिए, धारवाड़ है, गोंडवाना है, विंध्यन भी है, कुडप्पा नहीं है, तो आंसर होगा सी, कुडप्पा क्रम। आर्कियन और धारवाड़ से कोल्हान में लॉ एस्क यानी आयरन ओर मिलते हैं।
विंध्यन क्रम की चट्टानें गढ़वा में बलुआ पत्थर निकाले जाते हैं, सैंडस्टोन। गोंडवाना दामोदर घाटी कोयला के लिए बहुत फेमस है, लेकिन कुडप्पा हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है। पारसनाथ को छोड़कर झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग, अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा कि पारसनाथ को छोड़कर, अभी पे आपको पढ़ाए हैं कौन सा है, तो पाट क्षेत्र में जाइएगा, गणेशपुर, जमीरा ना, नेतरहाट पाट, कौन सा है, नेतरहाट, किधर गया, पाट क्षेत्र होगा। हाँ अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पूछा भूभाग कौन सा है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, तो पाट क्षेत्र होगा बिल्कुल। और रांची का पठार 600 मीटर, मैदानी क्षेत्र 150 से 300, निचला भाग दोन, ऊपरा भाग पाट क्षेत्र जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, ऊपरी भाग को टाण कहते हैं। ये सब तो बताए हैं आपको। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया, 3। कौन कौन से, तो मध्य उत्तर पूर्वी पठार जिसमें 14 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जैसे रांची, हजारीबाग वगैरह वगैरह। पश्चिमी पठार में 7 डिस्ट्रिक्ट्स, पलामू, गढ़वा वगैरह वगैरह। और दक्षिणी पूर्व पठार में उधर सिंहभूम रीजन वाले 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। चलिए, झारखंड की सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है? सिंपल आप लगा दीजिए दामोदर भैया को, और दामोदर भैया को दिखा देते हैं। लातेहार में, लातेहार और ये लोहरदग्गा, लोहरदग्गा चूल्हा पानी से भाई साहब निकले ऐसे डिस्को का डांस करते हुए। टोटल यहाँ पे बराकर नदी मिल गई, बोकारो नदी मिल गई, ऐसे गए और हुगली नदी गंगा की सहायक नदी में वेस्ट बंगाल में मिल गए। झारखंड में कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक ही चुकी था, तो यहाँ से यहाँ मतलब एक दिखाया गया है, बोकारो यहाँ तक है ऐसे, तो 290 किलोमीटर और कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। ठीक, झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वर्ण रेखा, सोने के अंश पाए जाते हैं। रांची के नगड़ी से निकली, डिस्को का डांस करते हुए ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सोन और उत्तरी कोयल नदियां किस प्रकार की नदियां हैं? सोन और कोयल, सोन और कोयल पूछा है। उत्तरी कोयल तो ऐसे से जाके उत्तरी कोयल उधर मिल जाती है, उत्तरी कोयल तो उत्तरवर्ती नदी होगा, उत्तरी कोयल उत्तरवर्ती नदी। उत्तरवर्ती में सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु ऐसे। दक्षिणवर्ती में दामोदर, 10 से दक्षिण तो 10 से दामोदर, स्वर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जो लातेहार जिले में उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ा नदी बनाती है? वो है बूढ़ा घाघिया, लोधा घाघिया, लोध जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 143 मीटर। दूसरे नंबर पे आता है हुंडरू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा पर है, रांची में है, 98 मीटर। बूढ़ा घाघा 143 है जी ना। सदनी घाघा 60 मीटर है, ये शंख नदी पर है। चलिए, भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूरज कुंड अभी बताए 88 डिग्री सेंटीग्रेड हजारीबाग में है। ताता पानी लातेहार में है, तपात पानी दुमका में है, दुआरी चतरा में है। तो आंसर इज हजारीबाग। हजारीबाग 88 डिग्री या 190 डिग्री फॉरेनहाइट। कहाँ है? हजारीबाग के बरकट्टा में। भारत की स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना डीवीसी, दाल भात चोखा, 7 जुलाई 1948, सॉरी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। 8 बड़े बांध हैं, तिलैया, मैथन, पंचेत वगैरह वगैरह। 6 विद्युत गृह है, जल विद्युत गृह, हाइड्रो प्लांट्स, और 3 तापीय गृह है। 3 तापीय गृह बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना। झारखंड के 90% भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसका लाल रंग फेरियस ऑक्साइड के कारण होता है? सिंपल है, लाल रंग मिट्टी। देखिए यहाँ लाल मिट्टी यहाँ है, लाल है, काली है, लेटराइट है, जरूड है, अभ्रक मूलक है, लेकिन सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, राजमहल क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है जो कपास यानी कॉटन और चने की खेती के लिए? सीधे आंख बंद करके काली मिट्टी मारिए, जिसको रेगड़ या रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी राजमहल में बेसाल्ट लावा से बनता है, कपास और चना के लिए फेमस है। लेटराइट मिट्टी पाट क्षेत्र में पाया जाता है, लौह ऑक्साइड इसमें ज्यादा होता है, इसमें मोटा अनाज होता है जैसे मकई, तो मकई वगैरह। जलोढ़ साहेबगंज में ये नदी के निक्षेप से बनता है, मैंने बाढ़ आया ढाब डाला बन गया। धान और गेहूं मकई के लिए फेमस है। माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया जनजातियों द्वारा की जाने वाली झूम कृषि यानी स्थानांतरित कल्टीवेशन को स्थानीय भाषा में क्या कहा गया? ये भी बताया आपको, कुरवा। क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि को कुरवा कहा गया है। गोंड लोग दीपा या बार कहते हैं, माल और सौरिया पहाड़िया कुरवा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
झारखंड में सर्वाधिक 1% 56.08। अब 56.08 नहीं करना है आपको, कितना करना है 55 पॉइंट, कितना है 55.54, कितना है ये तो लातेहार आंसर होगा बट यहां पे करिएगा 55.54%। ये अभी ISFR 2023 के अकॉर्डिंग, तो लातेहार 55.54 और दूसरे नंबर पे चतरा है। सबसे ज्यादा सिंहभूम में है 3377.69 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, झारखंड पूरे भारत में सर्वाधिक लाह का उत्पादन करता है। लाह अनुसंधान केंद्र रांची नामकुम में है। सिंपल है, नामकुम में 1920 में स्थापित झारखंड 50% लाख्स का वो करता है। सबसे ज्यादा उत्पादन लाह का खूंटी करता है और निर्यात करता है टोरी माने की लातेहार। ठीक है, टोरी लातेहार बिगेस्ट एक्सपोर्टर है और खूंटी हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, ये याद रखिएगा। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना 1932 में बेतला नेशनल पार्क, क्या बात है, विश्व में 1932 में बाघों की सबसे पहले गणना हुई थी। 1974 में भारत सरकार द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। 1986 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 231 स्क्वायर किलोमीटर में ये विस्तृत था। बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है, BETLA। यहाँ कहाँ है, लातेहार जिले में। बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस। ठीक है। 2001 में देश का प्रथम गज आरक्ष यानी एलिफेंट रिजर्व, कई बार बताया, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य ईस्ट सिंहभूम में हाथियों के प्रोटेक्शन के लिए। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, 794 स्क्वायर किलोमीटर में है, लातेहार में है। महुआ डांड़ अभ्यारण्य लातेहार में विलुप्त प्राय भेड़िया के लिए बहुत फेमस है। उधवा साहेबगंज में प्रवासी यानी माइग्रेट बर्ड्स के लिए यानी प्रवासी पक्षी के लिए। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इतना ही था। बहुत अच्छे से इसको देखिए, मजेदार तरीके से मैंने कोशिश किया पढ़ाने का, बताने का। और कोई भी सवाल हो तो आपके सवाल कमेंट रूप में शानदार आमंत्रित है। चलिए अपनी लाइफ में हमेशा मस्त स्वस्थ व्यस्त रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।